आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। बिल्कुल। यहाँ मिलती है हर मुद्दे पर सीधी बात, एक साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि राष्ट्रीय हित की हर बात हर घर तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, एक आम दिन है और आप फैसला करते हैं कि चलो आज घर से ही काम कर लेते हैं। हाँ, जिसे हम लोग वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। राइट। या फिर फेस्टिवल सीजन आ रहा है और आप अपने परिवार के लिए थोड़ा सोना खरीदने का प्लान बनाते हैं, जो कि हर भारतीय घर में बहुत आम बात है। हाँ, मतलब ऊपर से देखने में तो ये आपके और मेरे बहुत ही पर्सनल, बहुत ही छोटे फैसले लगते हैं ना। सही बात है, इसमें किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ये छोटे छोटे फैसले सीधे तौर पर देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, या फिर खाड़ी देशों में जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में था। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। एग्जैक्टली। आपकी ये आदतें उन सबसे जुड़ी हुई हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी अनजाने कनेक्शन को, इस अदृश्य धागे को सुलझाने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है हमारे सुनने वालों के लिए। बिल्कुल। आज हम काफी सारी रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और जो करंट इवेंट्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल चक्कर को घुमा रही हैं। और इन सब को समझने के लिए ना हमें उस स्ट्रैटेजी की गहराइयों में जाना पड़ेगा जिसे वॉर इकोनॉमी या युद्धकालीन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वॉर इकोनॉमी? हाँ, क्योंकि देखिए, हम अक्सर यही मानते हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी है, वो सिर्फ बॉर्डर पर खड़े सैनिकों की जिम्मेदारी है। हाँ, सही बात है। आम जनता तो यही सोचती है। लेकिन जब ग्लोबल लेवल पर टेंशन बढ़ती है ना, तो देश की इकोनॉमी का हर एक हिस्सा, चाहे वो कच्चे तेल का रिजर्व हो, फॉरेन करेंसी हो, या फिर डिफेंस के पार्ट्स बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्री क्यों ना हो, हाँ, ये सब कुछ एक सर्वाइवल मोड में आ जाता है। अच्छा, तो मतलब ये जो आत्मनिर्भर भारत का पूरा फ्रेमवर्क बन रहा है, ये कोई नॉर्मल पॉलिसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली उन बाहरी झटकों से बचने की एक ढाल है जो दुनिया के किसी भी कोने से हम पर आ सकते हैं। राइट। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, वो शुरू होता है मई 2016 में हैदराबाद वाले स्पीच से। रैली में स्पीच दी और वहां उन्होंने देश की जनता से एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अपील की। हाँ, मैंने भी वो खबर पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 के टाइम की जो आदतें थी ना, उन्हें वापस अपनी लाइफ में लाना चाहिए। जैसे कि जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करें, ट्रैवल करने के बजाय वर्चुअल मीटिंग्स करें, पर्सनल गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। और सबसे बड़ी बात, सुनने वाली बात, हाँ, उन्होंने लोगों से अपील की कि जो नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रिप्स हैं और जो सोने की खरीदारी है, उसे कम से कम 1 साल के लिए टाल दें। ये सच में एक आम इंसान के लिए बहुत अजीब अपील लग सकती है। बिल्कुल लगती है। पहली नजर में देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे देश में कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला हो। लेकिन इसका असल कनेक्शन वेस्ट एशिया के उस टेंशन से है जो पिछले काफी महीनों से उबल रहा है। वेस्ट एशिया यानी ईरान और इजराइल वाला मुद्दा। बिल्कुल। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टकराव चल रहा है ना, उसने पूरी दुनिया के मार्केट्स की नींद उड़ा रखी है। और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात बने हैं, हाँ, उसके बाद तो डर का माहौल और बढ़ गया है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा डर है कच्चे तेल को लेकर, यानी क्रूड ऑयल। इंटरनेशनल मार्केट में ये डर बैठ गया है कि अगर ये टकराव एक फुल स्केल वॉर में बदल गया तो क्रूड ऑयल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। अगर मैं इसको एक बहुत ही आम लाइफ के एग्जाम्पल से समझूं, तो ये वैसा ही है जैसे एक फैमिली के मुखिया को पता चल जाए कि उनका बिजनेस किसी बड़े भारी संकट में फंसने वाला है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। तो ऐसे में समझदारी इसी में है कि फैमिली तुरंत अपने लग्जरी खर्च रोक दे, बाहर घूमना, नए कपड़े खरीदना बंद कर दे, ताकि बेसिक जरूरतों के लिए घर में कैश बचा रहे। हाँ, इमरजेंसी फंड जिसे हम कहते हैं। राइट। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। क्या? तेल की कीमत बढ़ना और वर्क फ्रॉम होम करना, ये तो लॉजिक समझ आता है, इससे पेट्रोल बचेगा। हाँ, डिमांड कम होगी। लेकिन सोने की खरीदारी रोकने से कच्चे तेल के संकट का क्या सोल्यूशन निकलता है? इसका क्या कनेक्शन है? ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2011 से 2013 के दौर में। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ था? हमारे रिसर्च डेटा के मुताबिक उस दौर में भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था,
यानी हम जितना सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे और जितना इंपोर्ट कर रहे थे उसके बीच का जो डिफरेंस था हाँ, वो 190 बिलियन डॉलर्स के डेंजर मार्क तक पहुंच गया था। बाप रे, 190 बिलियन डॉलर्स। और इस विशाल घाटी का सबसे बड़ा रीजन क्या था पता है? सिर्फ 2011-12 में ही भारत ने बाहर से 56.5 बिलियन डॉलर का सोना खरीदा था। वेट, सिर्फ एक साल में $56.5 बिलियन का सोना? बिल्कुल। अब आप इसको आज के सिनारियो से जोड़कर देखिए। भारत आज भी अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। राइट। और इंटरनेशनल मार्केट में तेल खरीदने के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। सोना भी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो भी डॉलर में ही खरीदा जाता है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि अगर तेल महंगा होता है तो हमें उतने ही तेल के लिए अपनी जेब से एक्स्ट्रा डॉलर्स देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। और अगर ऐसे मुश्किल टाइम में भी देश की जनता बाहर से धड़ाधड़ सोना खरीदती रहे तो रिजर्व बैंक का जो डॉलर का भंडार है वो तो तीगुनी स्पीड से खाली होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से खाली होता है ना, तो देश की करेंसी यानी रुपया वो कमजोर पड़ने लगता है। और रुपया गिरेगा तो देश में महंगाई और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल। तो एक्चुअली फॉरेन ट्रिप्स को टालना और सोना न खरीदना ये देश के डॉलर रिजर्व को बचाने की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चाल है। ये तो बहुत लॉजिकल लग रहा है अब। हाँ, लेकिन हमें यहाँ ये भी रिपोर्ट करना चाहिए कि इस अप्रोच पर काफी पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया है। ये मुद्दा उतना सिंपल नहीं रहा है पॉलिटिक्स में। अच्छा, किस तरह के रिएक्शंस? देखिए, मैं ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के नेता के.सी. वेणुगोपाल और दूसरे नेताओं का स्टेटमेंट देख रही थी। उन्होंने सरकार की इस अपील को एक बिना तैयारी वाला कदम बताया है। अच्छा, बिना तैयारी वाला कदम। हाँ, उनका तर्क ये है कि वेस्ट एशिया का ये जो टेंशन है ये रातों रात तो पैदा नहीं हुआ है, ये महीनों से दुनिया के सामने चल रहा है। सही बात है, न्यूज में तो काफी टाइम से है। तो विपक्ष का ये आरोप है कि इतने टाइम में सरकार को एक ठोस एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए थी। अब अचानक क्राइसिस आने पर जनता से उनकी लाइफस्टाइल बदलने की गुजारिश करना, वो इसको सरकार की फेलियर मानते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में ऐसी पॉलिसीज की टाइमिंग और प्रिपरेशंस पर सवाल उठना तो लाजमी है और हमारे सुनने वालों को इन दोनों पहलुओं के बारे में पता होना भी चाहिए ताकि वो खुद डिसाइड कर सकें। बिल्कुल, हमारा काम है दोनों व्यूज सामने रखना। लेकिन अगर हम वापस उस मेन खतरे पर आएं जो इस सारी बेचैनी की जड़ है, तो सारा फोकस एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते पर आकर अटक जाता है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसे हम हॉर्मुज जलदमरू मध्य कहते हैं। मैंने देखा कि ये रास्ता मुश्किल से 33 किलोमीटर चौड़ा है, सिर्फ 33 किलोमीटर। हाँ, बहुत ही नैरो स्ट्रेट है वो। तो आखिर ये छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए और स्पेशली भारत के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि अमित, मेरा मतलब है कि क्योंकि ये जो 33 किलोमीटर का संकरा रास्ता है ना, ये ग्लोबल इकोनॉमी की मेन धमनी है। मेन धमनी? हाँ, यहाँ से रोजाना 17 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है। 21 मिलियन बैरल रोजाना? बिल्कुल। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो दुनिया की पूरी तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ इस एक छोटे से रास्ते से निकलता है। बाप रे। और भारत की स्थिति तो और भी सीरियस है। हम अपनी टोटल डिमांड का 85% इंपोर्ट करते हैं और इस इंपोर्ट का ऑलमोस्ट 48% हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जैसे इराक, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई। और ये सारा का सारा तेल उसी हॉर्मुज के रास्ते से होकर हमारे पोर्ट्स तक आता है? एकदम सही। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। पिछले 2-3 सालों में हमने ये लगातार पढ़ा है कि भारत ने बड़ी डिप्लोमेसी दिखाते हुए रशिया से डिस्काउंट पर बहुत सारा तेल मंगवाना शुरू कर दिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो क्या उस रशियन तेल ने खाड़ी देशों पर जो हमारी डिपेंडेंसी थी उसको कम नहीं किया है? ये बिल्कुल सच है कि 2022 के बाद भारत ने रशिया से अपने ऑयल इंपोर्ट्स को काफी अग्रेसिवली बढ़ाया है और डेटा कहता है कि ये अब हमारे टोटल इंपोर्ट का लगभग 35 से 40% हो चुका है। अच्छा, 40%? जी, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, इसने हमें अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कुशन दिया है। लेकिन मैथ्स देखिए ना, रशिया से 40% आने के बावजूद हमारी आधी जरूरत यानी करीब 48% आज भी उसी हॉर्मुज के रास्ते से ही आ रही है। राइट, वो 48% तो वहीं फंसा है। बिल्कुल। अगर वहां ईरान या किसी और पावर ने ब्लॉकेड लगा दिया या कार्गो शिप्स पर हमले शुरू हो गए तो दुनिया भर के मार्केट से
एक झटके में तेल गायब हो जाएगा। और तब रशिया का तेल भी रातों रात हमारी 100% जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। इम्पॉसिबल है, कैपेसिटी ही नहीं है उतनी सप्लाई को तुरंत बदलने की। हाँ, तो अगर मैं एक सबसे वर्स्ट केस सिनारियो सोचूं, मान लीजिए कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे में एक देश के तौर पर भारत के पास कितने दिन का बैकअप बचा है? देखिए, जो हमारे सोर्सेज में फिगर्स है ना, वो रियलिटी का बहुत ही कड़वा आईना दिखाते हैं। कैसे? भारत ने इमरजेंसी के लिए अपना एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया हुआ है, जिसे हम SPR कहते हैं। अच्छा। ये कहाँ पर है? चाल गुफाओं यानी रॉक कैवर्न्स में बनाया गया है। ओके। लेकिन इन तीनों रिजर्व्स की टोटल कैपेसिटी सिर्फ 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है, जिसे अगर बैरल में बदलें तो ये करीब 39 मिलियन बैरल होता है। तो 39 मिलियन बैरल सुनने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा? हमारी रोजाना खपत इतनी ज्यादा है कि ये SPR मुश्किल से सिर्फ 8 से 9 दिन का ही बैकअप दे सकता है। सिर्फ 8 से 9 दिन का बैकअप? जी हाँ, सिर्फ 8 या 9 दिन। ये तो सच में बहुत ही डरावना है। अगर मैं इसको अपने रोजमर्रा के नजरिए से देखूं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के पानी का टैंक हो। सही एनालॉजी है। अगर शहर की मेन पाइपलाइन फट जाए, जो इस केस में हॉर्मूज है, तो सोसाइटी की छत पर रखा टैंक सिर्फ एक हफ्ते ही पानी दे पाएगा। और आप रातों रात एक नया विशाल टैंक बना भी नहीं सकते। यानी IEA उनका एक स्टैंडर्ड है कि हर मेंबर देश के पास कम से कम 90 दिन का इंपोर्ट रिजर्व होना चाहिए। 90 दिन? और हमारे पास 9 दिन? हाँ, जैसे जापान और साउथ कोरिया को देखिए, उन्होंने दशकों की मेहनत से अपने पास 90 दिन से भी ज्यादा का ऑयल रिजर्व जमा कर लिया है। अच्छा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि प्राइवेट ऑयल कंपनीज के पास भी तो अपना रिजर्व होता है। हाँ, आप शायद कमर्शियल स्टॉक की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज के पास अपना कमर्शियल स्टॉक होता है जो करीब 65 दिन तक चल सकता है। राइट, तो फिर तो हम सेफ है ना? नहीं, यही तो गलतफहमी है। कमर्शियल स्टॉक एक अलग चीज होती है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव और डेली प्रोसेसिंग लाइन का हिस्सा होता है। अच्छा, मतलब वो अवेलेबल बफर नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसी सीरियस वॉर या ब्लॉकेड की स्थिति में जब शिप्स का इंश्योरेंस कैंसिल हो जाता है और नई सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है, तब वो कमर्शियल स्टॉक कंप्लीटली इनसफिशिएंट हो जाता है। ओह, अब जाके मुझे पूरी अहमियत समझ आ रही कि क्यों सरकार डिमांड कम करने की अपील कर रही थी। एग्जैक्टली। जब सोसाइटी की टैंकी छोटी हो और मेन सप्लाई कट होने का खतरा हो, तो आप सोसाइटी वालों से यही बोलेंगे ना कि भाई गाड़ी मत धो और पानी बचाओ। यही तो वॉर इकोनॉमी का प्रिंसिपल है। देश का हर सिटीजन उसमें कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इस तेल और इकोनॉमी की चर्चा से एक और बहुत ही सीरियस मुद्दा निकल कर आता है। ये जो सप्लाई चेन की वीकनेस है ना, ये हमें चीख कर बता रही है कि आज के टाइम में नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूरी तरह बदल चुकी है। सही कहा आपने। मतलब क्या आज भी हम वॉर को सिर्फ बॉर्डर्स और तोपों के चश्मे से देख रहे हैं? अगर कोई ऐसा देख रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स हैं, उनका बिल्कुल क्लियर मानना है कि ट्रेडिशनल वॉर्स, जिसमें आमने सामने सेना लड़ती थी, वो एरा अब पीछे छूट चुका है। तो भी किस तरह की वॉर्स हो रही हैं? अब हम ग्रे जोन वॉरफेयर, साइबर अटैक्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दौर में एंटर कर चुके हैं। ये ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे? ग्रे जोन का बिल्कुल सीधा सा मतलब है पीस और वॉर के बीच का एक ब्लर, यानी धुंधला एरिया। यहाँ कोई देश ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं करता। ओके, बिना वॉर डिक्लेयर किए लड़ाई? हाँ, वो सिस्टमैटिकली और साइलेंटली अपने दुश्मन को अंदर से कमजोर करते रहते हैं। जैसे वो सलामी स्लाइसिंग जिसका जिक्र होता है बार बार। बिल्कुल, सलामी स्लाइसिंग इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे सुनने वालों के लिए। थोड़ा आसान भाषा में बताइए इसको। इसका जमीन पर क्या मतलब होता है? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बड़ी सी सलामी है, मीट का एक रोल। हाँ। अगर मैं अचानक से आकर पूरी की पूरी सलामी चुरा लूं, तो आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, शायद पुलिस बुला लें। सही बात है, मैं रोकूंगा आपको। लेकिन अगर मैं हर रोज चुपके से आकर एक पेपर जितना पतला टुकड़ा, सिर्फ एक छोटा सा स्लाइस काट लूं, तो क्या होगा? मुझे तो शायद पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। और कई हफ्तों बाद आप देखेंगे कि आधी सलामी गायब हो चुकी है। ओह वाह। चाइना की जो बॉर्डर एक्सपेंशन पॉलिसी है ना, वो एकदम ऐसी ही है। वो रातों रात बॉर्डर क्रॉस करके 100 किलोमीटर अंदर नहीं आते। हाँ, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। वो कुछ मीटर आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टेंट लगाते हैं, फिर थोड़ा वेट करते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और हम उन चंद मीटर्स के लिए कोई न्यूक्लियर अटैक या फुल स्केल वॉर तो शुरू नहीं कर सकते। यही उनकी स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान जो टेररिस्ट्स भेजकर
प्रॉक्सी वॉर करता है, वो भी इसी ग्रे जोन वॉरफेयर का एक टाइप है। तो मतलब अब दुश्मन आपका दरवाजा तोड़कर घर में घुसने के बजाय सीधे आपके बैंक अकाउंट को हैक कर रहा है, बिल्कुल। या फिर आपके शहर के पावर ग्रिड में वायरस डालकर उसको ठप कर रहा है। हाँ, और ये सब फिजिकली एक बुलेट फायर किए बिना होता है। लेकिन इन सब डिजिटल और साइबर खतरों के बीच एक और टर्म आजकल बहुत सुनने में आ रही है, क्रिटिकल मिनरल्स। हाँ, ये आजकल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बन गया है। मुझे पर्सनली ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या वाकई कुछ आम पत्थरों और खनिजों की वजह से किसी सुपर पावर देश की पूरी सेना पंगु हो सकती है? अगर आप इन्हें आम पत्थर समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आज की जो मॉडर्न दुनिया है और जो आधुनिक सेना है, उसका पूरा का पूरा दिमाग इन्हीं मिनरल से बनता है। अच्छा, कहाँ यूज होते हैं ये? देखिए, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, वहां से लेकर एक 500 करोड़ के फाइटर जेट तक, या फिर जो पावरफुल रेडार सिस्टम्स हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इन सब में लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे क्रिटिकल मिनरल्स यूज होते हैं। वो मतलब चिप्स और बैटरीज में? बिल्कुल। इनके बिना आप एक मॉडर्न ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और सबसे बड़ा खतरा क्या है पता है? क्या? इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग पर चाइना का ऑलमोस्ट मोनोपोली है। दुनिया का लगभग 70 से 80% रिफाइंड क्रिटिकल मिनरल सिर्फ चाइना से आता है। 80%? ये तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा है। एग्जैक्टली। अगर आज कोई बड़ा ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो चाइना को कोई मिसाइल दागने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ इन मिनरल्स की एक्सपोर्ट रोक देगा। और उसके बाद दुश्मन देश में फाइटर जेट्स और मिसाइल्स बनने अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं है। सही कहा। वो देश बिना लड़े ही घुटनों पर आ जाएगा। इसे रिसोर्स नेशनलिज्म कहते हैं। तो ऐसे में भारत क्या कर रहा है? क्या हमने इस सप्लाई चेन के आगे हार मान ली है, या फिर हमारे पास इस मोनोपोली को तोड़ने का कोई प्लान भी है? भारत बिल्कुल चुप नहीं बैठा है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है इस फील्ड में। क्या स्टेप्स लिए गए हैं? हाल ही में पैक्स सिलिका और फॉज जैसे ग्लोबल अलायंसेस बनाए गए हैं। फॉज को पहले मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कहते थे। अच्छा, ये अलायंसेस क्या करते हैं? ये आसान शब्दों में एक जैसी सोच रखने वाले देशों के ग्रुप्स हैं जो आपस में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, ताकि माइनिंग और रिफाइनिंग के लिए चाइना के बाहर एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेट सप्लाई चेन बनाई जा सके। ये तो जरूरी था। और इसके साथ ही भारत अपने देश के अंदर भी एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल बना रहा है। साथ ही डीप वाटर एक्सप्लोरेशन यानी गहरे समुद्र में इन मिनरल्स की खोज के लिए मिशंस लॉन्च कर रहा है। ओके, तो हम डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। वैसे सुरक्षा के नए डायमेंशंस में एक और बड़ा सेंसिटिव मुद्दा इन दिनों काफी हेडलाइंस में है। आप डेमोग्राफिक चेंजेस की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसे हम जनसंख्यिकीय बदलाव कहते हैं। मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि इसको भी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने रिसेंटली इस इशू को एक बहुत ही सीरियस थ्रेट के रूप में मार्क किया है। उनका मानना है कि इलीगल इमिग्रेशन यानी अवैध घुसपैठ की वजह से जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, वो सिर्फ जॉब्स या रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? उनका आरोप है कि ये सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। इसको टैकल करने के लिए एक डेमोग्राफिक मिशन का भी मेंशन किया गया है, ताकि बॉर्डर एरियाज में इन चेंजेस को मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सके। लेकिन देखिए, क्योंकि हमें पूरे फैक्ट के साथ हर पक्ष को रखना है, तो विपक्ष का इस मुद्दे पर एक बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, उनका क्या स्टैंड है इस पर? ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स का आरोप है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उठाए गए ऐसे स्टेप्स का मिसयूज हो सकता है। उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल बॉर्डर स्टेट्स में कुछ स्पेसिफिक रीजनल और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए हो सकता है। ये एक बहुत ही डीप पॉलिटिकल और सोशल डिवाइड वाला टॉपिक है, जिस पर आने वाले टाइम में लंबी बहस होना लाजमी है। सही बात है। तो अब देखिए, जब हमारे सामने थ्रेट्स का इतना विशाल और कॉम्प्लेक्स जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल, चाहे वो हॉर्मुज का चोक पॉइंट हो, या फिर क्रिटिकल मिनरल्स पर चाइना का मोनोपोली हो, या साइबर अटैक्स और ग्रे जोन वॉरफेयर, हाँ, तो आखिर इन सब का एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है? हम कब तक इन ग्लोबल छतकों से डरते रहेंगे? और यहीं पर आती है बात मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उस नए फेज की, जिसे अब एक डिफेंसिव पॉलिसी से हटाकर एक अग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी में बदला जा रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप अपनी सप्लाई चेन के लिए किसी और देश पर रिलाई नहीं कर सकते, तो एक ही रास्ता बचता है, खुद बनाओ। और डेटा भी यही कहानी बता रहा है। अगर हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के स्टैट्स देखें तो चेंज आपको क्लियरली दिखेगा। कितना बड़ा चेंज आया है फिगर्स में। देखिए, 2014 में भारत का टोटल डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ लगभग 40,000 करोड़ रुपए था। ओके। और आज
आज ये फिगर 1.1 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है। वाह, 1.1 लाख करोड़, मतलब सीधा ऑलमोस्ट 3 गुना ग्रोथ। हाँ, और हम सिर्फ अपनी आर्मी के लिए नहीं बना रहे, हम आज दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभी 108,684 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये वही इंडिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर हुआ करता था। बिल्कुल, और इस एक्सपोर्ट में 61% हिस्सा नेवल शिप्स और बोट्स का है और 20% हिस्सा एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स का है। ये तो सॉलिड नंबर्स हैं। और हमारे जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे तेजस फाइटर जेट हो गया या अर्जुन मेन बैटल टैंक और आकाश मिसाइल सिस्टम, इन्होंने ग्लोबली प्रूव कर दिया है कि इंडिया इज सीरियस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। एग्जैक्टली। और इसी डायरेक्शन में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट की थी। आप सुदर्शन चक्र मिशन की बात कर रही हैं। हाँ, नाम जितना एंशिएंट और माइथोलॉजिकल है, इसकी टेक्नोलॉजी उतनी ही कटिंग एज है। ये मिशन एग्जैक्टली है क्या? सुनने में तो किसी साइफाई मूवी जैसा लगता है। ये भारत का अपना एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का मेगा प्रोजेक्ट है। अच्छा, एंटी बैलिस्टिक सिस्टम जैसे आयरन डोम वगैरह होता है? उससे भी एडवांस्ड। जैसे पुराने काल में सुदर्शन चक्र दुश्मन को हवा में ही खत्म कर देता था ना, वैसे ही ये सिस्टम किसी भी आने वाली न्यूक्लियर या बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की जमीन पर गिरने से पहले ही एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर में ड्रैग करके डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या बात कर रहे हैं? ये तो कंप्लीटली गेम चेंजर होगा हमारे एयर स्पेस डिफेंस के लिए। बिल्कुल। और इसके साथ एक और ऐलान हुआ था फाइटर जेट्स के इंजन को लेकर। आपको पता है, जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग मानी जाती है। हाँ, सिर्फ गिनती के कुछ देशी इंजन बना पाते हैं। सही कहा। तो अब सरकार ने अपने देश के साइंटिस्ट से आह्वान किया है कि हमें कंप्लीटली इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन डिजाइन और बिल्ड करना है। ये सब सुन के एज एन इंडियन गर्व तो बहुत होता है, लेकिन मेरे दिमाग में एक आम इंसान वाला सवाल आ रहा है। पूछिए। ये जो बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम्स हैं, एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं, इस सुनने में तो बहुत एग्जॉटिक लगते हैं, लेकिन इन अरबों खरबों के डिफेंस डील्स का हमारे देश के आम आदमी से या उस छोटे बिजनेसमैन से क्या लेना देना है? ये डाउट बहुत लोगों को होता है। हाँ, मतलब क्या ये सारा प्रॉफिट और ये सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज के पास ही जा रही है? इसका एमएसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या फायदा? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछा है आपने। देखिए, एक सच्चाई समझनी होगी। एक फाइटर जेट या एक टैंक ना कोई एक अकेली बड़ी कंपनी बैठकर नहीं बनाती। अच्छा, तो कैसे बनता है? एक मॉडर्न फाइटर जेट में लाखों छोटे छोटे नट बोल्ट्स, माइक्रो सेंसर्स, वायर्स और कलपुर्जे लगते हैं। और हमारी डिफेंस इकोसिस्टम की ग्राउंड रियलिटी ये है कि 80% से ज्यादा जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो ये एमएसएमईज ही बना रहे हैं। वेट, 80% पार्ट्स एमएसएमई सेक्टर से आते हैं? जी हाँ। अगर देश में कोई नया इंडिजीनियस टैंक बन रहा है तो उसका सीधा फायदा उस छोटे से शहर की फैक्ट्री को भी होता है जो उस टैंक के पहियों के लिए एक स्पेशल ग्रेड का रबर या स्टील गियर मैन्युफैक्चर कर रही है। ओह, इसका मतलब वो सप्लाई चेन का सबसे मेन हिस्सा है। एब्सोल्युटली। सरकार ने इस बॉटम अप अप्रोच को पहचान लिया है और इसीलिए अब 100 करोड़ रुपए तक के जो डिफेंस ऑर्डर्स होते हैं वो स्पेशली इन एमएसएमईज के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। बड़ी कंपनीज इनमें बिड नहीं कर सकती। ये तो एक ब्रिलियंट मूव है। एक तरह से ये छोटे कारखाने हमारी इस वॉर इकोनॉमी की असली रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एक इशू और है। इन छोटी कंपनियों को ग्रो करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है हमारा टैक्स सिस्टम और जो रेड टेपिज्म है, उसका क्या सोल्यूशन है? वहां भी एक मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट चल रहा है जिसके बारे में सोर्सेज ने डिटेल दी है। कैसे शिफ्ट्स? रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सरकार ने बिजनेस एनवायरनमेंट को इजी बनाने के लिए लगभग 40,000 से ज्यादा पुराने और बेकार के कंप्लायंसेस और रूल्स को स्क्रैप कर दिया है। 40,000 रूल्स? ये तो एक मैसिव क्लीन अप है। हाँ, और इसके अलावा एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाने की तैयारी है। इस नेक्स्ट जेन जीएसटी का मेन एजेंडा क्या होगा? इसका गोल डुअल है। एक तो जो डेली यूज की कॉमन चीजें हैं उन पर टैक्स कम करना ताकि आम जनता के हाथ में स्पेंड करने के लिए एक्स्ट्रा कैश बचे, जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और दूसरा है इन्हीं एमएसएमईज के लिए टैक्स फाइलिंग और पेपर वर्क को इतना सिंपल बना देना कि एक एंटरप्रेन्योर का टाइम सीए और वकीलों के चक्कर काटने के बजाय अपनी कंपनी के R&D और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में लगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्मॉल बिजनेसेस टेक में इन्वेस्ट करेंगे
तभी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। और इसी इकोसिस्टम को स्किल्ड मैन पावर देने के लिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जैसे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। तो आज के इस पूरे डीप डाइव को अगर मैं एक साथ जोड़ूं तो सच में सारी कड़ियां एक के बाद एक फिट हो जाती हैं। बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने आती है। स्टार्ट में हमें जो बातें बिल्कुल रैंडम लग रही थी ना, जैसे किसी त्योहार पर आपका सोना न खरीदना और उधर हजारों किलोमीटर दूर किसी समुद्र में हॉर्मूज के पास मंडराता हुआ युद्ध का खतरा, हाँ, और इधर बॉर्डर पर ग्रे जोन की हिडन लड़ाई, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही पूरी ग्लोबल स्टोरी के अलग अलग चैप्टर्स हैं। एक वॉर इकोनॉमी के फेज से गुजरता है, हाँ। या फ्यूचर के हाइब्रिड थ्रेट्स के लिए खुद को फ्यूचर प्रूफ करता है ना, तो क्या होता है? तो देश का हर एक सिटीजन, हर एक आम नागरिक जाने अनजाने में एक अदृश्य सैनिक बन जाता है। वाह, ये तो बहुत बड़ी लाइन है। कैसे? सोचिए, जब एक आम इंसान अपनी फॉरेन ट्रिप कैंसिल करके डॉलर्स बचाता है तो वो एक तरह से देश के उस 9 दिन वाले कमजोर पेट्रोलियम रिजर्व को थोड़ा और बफर टाइम दे रहा है। बिल्कुल सही। और जब एक छोटे शहर का एमएसएमई मालिक अपने फैक्ट्री में कोई इंपोर्टेड पार्ट का देसी वर्जन बना लेता है, तो वो देश को किसी बाहरी दुश्मन की सप्लाई चेन मोनोपोली से आजाद करा रहा होता है। सही मायने में ये आत्मनिर्भरता सिर्फ एक इकोनॉमिक नारा नहीं रहा, ये आने वाले हाइब्रिड युद्धों में हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एग्जैक्टली। हमारे सुनने वालों के लिए आज के इस गहरे विश्लेषण में डेफिनेटली बहुत कुछ नया सोचने और समझने को मिला होगा। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। लेकिन इस मजबूत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़वा जाता हूं। इस पर अपने फारिग वक्त में जरूर विचार कीजिएगा। आज हमने बहुत प्रैक्टिकली समझा कि कैसे डेटा, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन्स फ्यूचर के युद्ध का नया मैदान बन चुके हैं। हमने ये भी देखा कि किसी भी तरह की विदेशी निर्भरता देश की सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। राइट। तो अब एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जहां हम सुबह से शाम तक विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनके चैट एप्लीकेशंस, उनके नेविगेशन और मैप टूल्स पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं, जो हमारा सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्या हमारी ये पर्सनल डिजिटल डिपेंडेंसी भी हमें इस ग्लोबल हाइब्रिड वॉरफेयर में कमजोर नहीं बना रही? अगर कल को एक सच्चा ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो क्या आपके जेब में रखे फोन में चल रहा वो विदेशी ऐप आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित नहीं होगा? ये वाकई में एक चिलिंग थॉट है। इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही गहरे, सटीक और फैक्ट्स पर बेस्ड मजबूत विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।